Hi friends, how are you? This is Priya and you are watching Priya Tutorials. Welcome to my channel. So today we are going to study an Alien Hand book chapter of class 7th. Chapter number 2, Bringing Up Carrie. This is written by Dhan Gopal Mukherjee. So let's begin with the chapter. Introduction. The story of Bringing Up Carrie takes us about the life of the narrator who has a baby elephant named Carrie. The boy grows together with Carrie and through this story narrates his experience. इस स्टोरी में कैरी के बारे में बात किया गया है जो कि एक एलिफेंट है और इसको नरेट कर रहे हैं नरेटर जिन्होंने ये स्टोरी लिखा है। वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि उनके पास एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था कैरी। अब उनके साथ क्या क्या तरह के एक्सपीरियंसेस किए उन्होंने, किस तरह से अपने डे स्पेंड किए, वही इस चैप्टर में नरेटर ने बताया है। So let's begin. Carrie the elephant was 5 months old when he was given to meat to take care of. कैरी जब 5 साल का था तब वो नरेटर के पास आया था और नरेटर उसके देखभाल करते थे। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. I identify to the narrator. यहाँ पे I कहा गया है नरेटर के लिए, यानी कि नरेटर खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं 9 साल का था तभी मेरे लिए मुश्किल था उसके पीठ पर चढ़ना, क्योंकि एक्चुअली एलिफेंट की हाइट ज़्यादा होती है हम ह्यूमन बीइंग से। He seemed to remain that high for nearly 2 years. 2 साल तक एलिफेंट की हाइट उतनी ही रही। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was. हम दोनों साथ में ही बड़े होते रहे, लेकिन पता ही नहीं चलता था हम दोनों के हाइट को देख के कि बड़ा कौन है। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in where Carrie bumped against the poles as he moved about. यानी कि वो जिस पैविलियन के नीचे रहते थे कैरी, उस पैविलियन को इतने स्ट्रांगली बनाया गया था, उसको बिल्कुल मोटे से स्टम्प्स जो ट्रीज के ट्रंक्स होते हैं उससे गाड़ा गया था, जिससे कि अगर वो एलिफेंट अगर उसके स्टम्प्स को हिट भी करे तो भी वो जो रूफ्स है, उसकी जो छतें हैं, वो टूट के ना गिरे। One of the first things Carrie did was to save the life of a boy. So first experience यहाँ पे नरेटर ने अपना बताया कि किस तरह से कैरी ने एक बच्चे की लाइफ बचाई। Carrie did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Twigs का मतलब होता है जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, सैपलिंग्स होते हैं, उसे कैरी खाना बहुत पसंद करता था और सारा दिन उसी को चबाना पसंद करता था और उससे खेलता भी था। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. हर दिन सुबह नरेटर अपने साथ कैरी को रिवर के किनारे लेके जाता था नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. यानी कि नरेटर क्या करते थे, उसको पानी में नहलाते थे और वहाँ का जो सैंड था, रेत था, उसी से उसके पीठ को साफ करते थे और इस चीज़ को बहुत ही एंजॉय करता था कैरी। फिर पानी में जाता था कैरी और अपने बहुत सारा मौज मस्ती करता था वहाँ पे बैठ के।
On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. यानी कि जब वो पानी से बाहर निकल के आता था तो एकदम वो चमकदार कोई किसी धातु के जैसे वो चमकने लगता था, क्योंकि मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से नहलाता था और वो भी नहाना बहुत एंजॉय करता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. उसके बाद क्या करते थे नरेटर, उसको कान के सहारे यानी कान से पकड़ के ले आते थे और फॉरेस्ट के जंगल के किनारे छोड़ देते थे. कान से पकड़ते थे इसलिए एलिफेंट को क्योंकि उसको कान से पकड़ के लीड करना, वे दिखाना बहुत ही ईजीएस्ट वे था और जो एलिफेंट है वो इस डायरेक्शन को, इस मेथड को बहुत ही अच्छे से समझते हैं. फिर नरेटर जंगल के किनारे कैरी को छोड़ के और फॉरेस्ट में चले जाते थे उसके लिए चारा ढूंढने के लिए. One has to have a very sharp has to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatches because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. अगर जो twigs वो लेने गए हैं, खाने के लिए जो चीज़ें लेने गए हैं, अगर वो ज़्यादा पके हैं तो एलिफेंट खाना उसको पसंद नहीं करते, इसलिए बहुत ही ढूंढ के ध्यान से उसके लिए खाना लाना पड़ता था. It was not an easy job to get twigs and saplings for Carrie. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो उसके लिए twigs ढूंढना बहुत ही एक मुश्किल टास्क था जिसको कि नरेटर करते थे और उन्हें कई तरह के ट्रीज पर चढ़ना पड़ता था to collect the delicious twigs. As he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. अचानक एक दिन क्या हुआ, banyan tree के जो leaves हैं और जो branches हैं वो बहुत ही smooth और बहुत ही textureful हैं, बहुत ही soft होते हैं. तो कैरी उसको खाना बहुत ही पसंद करता था. एक दिन जो नरेटर है वो एक पेड़ पर चढ़े और वहाँ से ट्विग्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया. तभी अचानक क्या हुआ, नरेटर को कैरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी. I thought somebody was hurting, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest. When I had left him, but he was not there. तो नरेटर ने तब क्या सोचा, मैं सोचा कि शायद किसी ने कैरी को हर्ट किया है इसलिए वो चिल्ला रहा है. और जब मैं भाग के उस फॉरेस्ट के किनारे आया जहाँ पे मैं कैरी को छोड़ के गया था, वहाँ आके देखा कि कैरी वहाँ नहीं है. I looked all over, but I could not find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. तब क्या हुआ, जब वो कैरी उनको दिखाई नहीं दिया तो वो ढूंढते ढूंढते उसी रिवर के किनारे पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि कुछ काला सा अपने आप को बचाने के लिए उस पानी में तड़प रहा है. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मैंने देखा कि ये तो मेरे ही एलिफेंट का ट्रंक है. I thought he was drowning. मुझे लगा कि वो डूब रहा होगा. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि मैं बचाऊं कैसे अपने एलिफेंट को, क्योंकि उसका वेट मेरे वेट से बहुत ज़्यादा है. But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. और फिर अचानक मैंने देखा कि उसका जो पीठ है वो पानी से ऊपर आता जा रहा है और मैंने क्या किया, फिर उसे नोटिस किया कि ठीक है, ही इज़ ओके नाउ. और उसने मुझे जैसे ही देखा
वो आवाज़ करने लगा और अपने आप को पानी से निकालने के लिए स्ट्रगल करने लगा। Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और फिर क्या हुआ, मुझे भी कैरी ने पानी में खींच लिया और मैंने देखा कि पानी के अंदर कोई बच्चा, एक लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो डूब रहा था। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat, यानी कि वो पूरी तरह डूबा नहीं था, बस थोड़ा बहुत तैर रहा था पानी में। I came to the surface of the water to take my breath, and there Carrie was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. उसके बाद क्या हुआ, जब मैं पानी से उठा थोड़ा सा सांस लेने के लिए, तब मैंने देखा कि कैरी जो है वो सैंड में खड़ा हुआ है और अपने सूंड को बाहर निकाले हुए कि जैसे ही मैं बाहर आऊँ पानी से वो हमको खींच लेगा। I dived down again and pulled the boy of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, इसलिए मैं उसे बचाने की कोशिश तो कर रहा था, उस बच्चे को मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो मुझे अंदर की तरफ ही खींचे जा रहा था। Seeing us drift by in the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretched out his trunk again. वैसे तो कैरी बहुत ही ढीला ढाला सा चुलबुला सा एलिफेंट है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, पानी से नहीं आ पा रहा, निकल नहीं पा रहा हूँ, तब उसने क्या किया, अपने ट्रंक को हमारी तरफ आगे बढ़ा दिया जिससे कि हम उसको पकड़ के इजीली बाहर आ सके। I raised my hand to catch it and it slipped. मैं जितनी बार उसके ट्रंक को पकड़ने की कोशिश करता रहा, वो स्लिप करता गया। I found myself going under the water again. This time I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the riverbed, so shoot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि जो रिवर का पानी है वो इतना ज़्यादा डीप नहीं है, तो मैंने क्या किया, पैर को नीचे की तरफ ज़ोर से पटका और रिवर बेड को थ्रो करते हुए, किक करते हुए ऊपर की तरफ छलांग मार दिया और एक हाथ से मैंने उस लड़के को भी पकड़ा हुआ था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं पानी से बाहर थोड़ा सा निकला तो मैंने देखा कि रस्सी जैसे मेरे गले में कुछ बंधा हुआ है। This frightened me. मैं बहुत डर गया। I thought some water animal was going to swallow me. मुझे लगा कि कोई पानी वाला जानवर अब मुझे खा जाएगा। I heard Carrie squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled up both ashore. उसके बाद क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि ये क्या है, ट्रंक है मेरे ही कैरी का, और उसने फिर हम दोनों को ही खींच के उस पानी से बाहर निकाल लिया। Carrie was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. यानी कि कैरी एक बहुत ही बेबी एलिफेंट यानी बचपना सा था उसके दिमाग में, हर टाइम शैतानी करना, चुलबुला पंती करना, लेकिन अगर हम उसको प्यार से सिखाते थे, समझाते थे और उसके बदमाशियों को अगर दिखाते थे तो वो समझ जाता कि अच्छा ये मैंने गलती की है, और वो बिल्कुल ही familiar था। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. एक बार क्या हुआ,
किसी ने कैरी को खाने के लिए बनानास दिया। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और फिर बहुत जल्दी ही उसको एक चाह पैदा हो गई कि वो बनानास खाएगा, पके हुए बनानास। वी यूज्ड टू कीप लार्ज plates of fruits on a table near a window in the dining room. One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. तो क्या हुआ, एक दिन जब देखा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे बनानास थे और वो गायब हो गए हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, हमारे जो सर्वेंट थे उसको डांटा कि तुमने ही सारे बनानास खाए हैं। A few days later, the fruit disappeared again. कुछ दिन पहले fruits फिर से गायब हो गए। This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. और फिर इस बार blame किस पर लगा, मुझ पर, कि मैंने ही सारे fruits खा लिए, लेकिन मैंने तो ये किया ही नहीं था। It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure that they had taken all the fruit. मुझे लग ही रहा था कि ये ज़रूर ही कैरी का काम होगा। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Carrie's pavilion, and this surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. अब मैंने जब देखा कि कैरी के पैविलियन में चारों तरफ बनानास फैले हुए हैं, तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया कि ये तो कभी भी बनानास नहीं खाता था, ये तो हमेशा ट्विग्स खाता है, तो आज इसके पास इतने सारे बनानास कहाँ से आए। नेक्स्ट डे, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. एक दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि कुछ फ्रूट्स इस बास्केट से खा लूं, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, मैंने देखा कि कोई काला सा लंबा सा चीज़ उस विंडो से अंदर आया और सडनली सारे बनानास को अपने अंदर लपेट के लेकर चला गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड because I had never seen snake eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. मुझे नहीं पता था कि कोई स्नेक कभी फ्रूट खा सकता है, बनानास खा सकता है। शायद ही ये कोई नया तरीके का स्नेक होगा जो कि फ्रूट्स खाता हो। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house. मैं डर के मारे उस रूम से, उस घर से बहुत तेज बाहर भाग गया। Feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. मुझे लगा कि ये स्नेक दोबारा वापस घर आएगा और हम सभी को ये मार देगा और सारे फ्रूट्स खा जाएगा। As I went out, जैसे ही मैं बाहर गया, I saw Carrie's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने क्या देखा कि कैरी का जो बैक पोर्शन है वो धीरे धीरे पैविलियन के अंदर जा रहा है, और मुझे डर लगा। मुझे पहले लगा कि मैं कैरी के पास जाऊं और उसके साथ अपना फीलिंग शेयर करूं, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया, I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. और मैं जब उसके साथ पैविलियन में पहुंचा तो वहाँ देखा कि कैरी बैठकर बनानास खा रहा है। I stood still in astonishment. मैं बिल्कुल अचंभित रह गया। The bananas were lying strew all around him. और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बनानास ही बनानास फैले हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Carrie was the thief. अब मुझे पता चल गया कि असली चोर कौन था, कैरी। I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruits these many weeks. इन दिनों जो फ्रूट्स गायब हो रहे थे
इन सब का चोर कौन है? कैरी, मैं नहीं हूँ। ये शो करने के लिए मैंने क्या किया, कैरी के कान पकड़ के उसको अपने पेरेंट्स के सामने लेके गया। Then I scolded him. मैंने बहुत डांट लगाया उसको। For elephants understand words as well as children, I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be white. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसको फिर बहुत डांटा मैंने, समझाया कि अगली बार से अगर मैंने देखा कोई भी चीज़ चुराते हुए तो मैं तुमको बिल्कुल यहाँ से भगा दूंगा। ये चीज़ें, ये बातें कैरी के मन में बैठ गई थी और उसके बाद से उसने कभी भी ऐसा काम दोबारा नहीं किया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम। इसके बाद से क्या हुआ, जैसे ही उसे कोई फ्रूट ऑफर करता था वो इस तरह से बिहेव करता था जैसे कि नो थैंक्स कह रहा है। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your coin. यानी कि it's an idiom that pay you back in your own coin means आप जिस तरह से भी ट्रीट करेंगे किसी भी जानवर को, वो जानवर आपको उसी तरह से रिटर्न करते हैं। आप अगर प्यार से हैंडल करेंगे तो वो आपको प्यार से आपके साथ ट्रीट करेंगे। To treat someone in exactly the same bad way that they have treated you. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pulled him by the ear, he will gradually learn to sit. dhat बोलने से ये बैठ जाते थे, ये इनका एक लैंग्वेज है। And if you say Mali and pulled his trunk to forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. और अगर मली बोल के उसके ट्रंक को पकड़ के आपने सामने की ओर खींचा तो उसको पता लगता था कि मुझे अब चलना होगा। Carrie learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. ठीक है, उनको धत सीखने के लिए यानी बैठना सीखने के लिए कैरी को बहुत टाइम लग गया। He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller. Then you to take care of him so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. यानी कि उसको बिठाना इसलिए ज़रूरी है, एलिफेंट को बैठाना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो वो लंबे ही होते जाएंगे और आप बिना सीढ़ी के उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू टेक केयर, है ना। इस वजह से एलिफेंट को बैठाना सिखाया जाता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। यानी कि उसको धत बोल के बैठना सिखाया जाता है, जैसे ही वो बैठा आप उसके पीठ पर इजीली चढ़ सकते हो रादर देन कि आप हमेशा सीढ़ी लेके घूमो। सो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। अब मास्टर कॉल सिखाना कि आपको आपका जो मास्टर है वो बुला रहा है, उसे कैसे पता चलेगा। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। इसको सीखने के लिए उनको बिल्कुल एलिफेंट को 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड द टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। मतलब ये जो मास्टर कॉल है इसका जो साउंड है वो बिल्कुल इस तरह से निकाला जाता है जैसे कि टाइगर और स्नेक आपस में लड़ रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड इन हिज ईयर। एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. अब मास्टर कॉल सिखाने का ये फ़ायदा है कि अगर आप कभी फॉरेस्ट में खो जाते हो
तो अगर आपने मास्टर कॉल लगाई तो वो कोई भी चीज़ अगर उसके सामने आ जाए उसको बिल्कुल तोड़ते हुए, मारते हुए, काटते हुए बिल्कुल आगे आप तक पहुंच जाएगा बचाने के लिए। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। ये बिल्कुल एक बहुत ही र्यूड और बहुत ही एरोगेंट रूप होता है एलिफेंट का, जो कि हर जानवर को डरा देता है। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from the branch to branch. You can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all the directions below. और जैसे ही एलिफेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, सारे जानवर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं डर के मारे। And you can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Even tigers भी डर जाते हैं। Then the elephant pulls down the next tree and the next tree and the next. यानी कि जो भी ट्रीज उसके सामने आते हैं वो बिल्कुल अपने ट्रंक से उसको उठा के फेंकते जाते हैं। And that he has made a road right through the jungle straight to your house. और बिल्कुल वो आप तक इस तरह से पहुंच जाता है। So what we learn from the story? The story depicts the moral that animals too have the ability to sometimes being more caring and loving than human being. यानी कि जानवर भी जानते हैं कि किस तरह से दूसरों की केयर की जाए, दूसरों को अफेक्शन किया जाए। So thanks for watching my channel, friends. Meet you soon with a new lesson. Thank you.